सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर जगह शहर जगमगा रहे हैं। हर सड़क पर रोशनी, हर दुकान पर रौनक और हर चेहरे पर वो पुरानी चमक लौट आई है। इस साल भारत के बाजारों में 12 से 14 लाख करोड़ की हलचल है। सिर्फ दिवाली के दिनों में ही 4.25 लाख करोड़ की खरीदारी कपड़ों पर, खाने पर, यात्रा पर, तोहफों पर, हर जेब, हर वॉलेट, हर ऐप इस उत्सव की लौ में चमक रहा है। और सच में इस रोशनी को देखकर एक बात समझ आती है कि शायद बहुत सालों बाद भारत फिर से उस जगह की ओर बढ़ रहा है जहां वो कभी था, जब दुनिया की 32% दौलत इसी धरती पर थी। वो समय जब रोम के बाजारों से सोना बहकर भारत आता था, जब यहाँ की कारीगरी दुनिया की पहचान थी, जब सोने की चिड़िया कोई कहावत नहीं हकीकत थी। तो चलिए, इस दिवाली जब हम अपने घरों में दिए जलाएं तो एक दिया उस बीते गौरव के नाम भी जलाएं, जिसे हम अब फिर से हासिल करने की राह पर हैं। इस हिस्से के लिए एक खास आभार लेखक अमीश त्रिपाठी को, जिन्होंने अपने थ्रेड में याद दिलाया कि भारत का सोने की चिड़िया वाला युग कोई कल्पना नहीं, बल्कि 1000 साल तक चलने वाली आर्थिक सच्चाई था। कहते हैं हर सभ्यता एक स्वर्ण काल होता है, और भारत का वो दौर एक नहीं, पूरा सहस्त्राब्दी था। पहली से 11वीं सदी तक भारत का दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सा लगभग 32% रहा। इतना कि आज भी कोई आधुनिक देश उस स्तर तक नहीं पहुंचा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री इंग्स मेडिसन ने बताया, 0 सेंचुरी से 1000 सेंचुरी तक भारत और चीन मिलकर दुनिया की जीडीपी का आधार बनाते थे, और उनमें भारत अक्सर आगे था। क्यों? भूगोल ने वरदान दिया। 11,000 किलोमीटर लंबा तट, नदियों का जाल, उपजाऊ जमीन और सबसे अहम भारतीय महासागर की द्विमुखी हवाएं। एक व्यापारी इन हवाओं पर सवार होकर पूर्व या पश्चिम जाता और मॉनसून बदलते ही उन्हीं हवाओं से लौट आता। इन्हीं रास्तों से रोम का सोना भारत आता था। रोमन इतिहासकार प्लिनी द एल्डर ने लिखा, इंडिया इज द सिंक ऑफ द वर्ल्ड्स प्रीशियस मेटल्स। हर साल लाखों चांदी के सिक्के रोम से भारत बहते थे, क्योंकि भारत के मसाले, रेशम, हाथी दांत और लोहा दुनिया की सबसे कीमती वस्तुएं थी। पर भारत की ताकत सिर्फ व्यापार में नहीं थी, ज्ञान में भी थी। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये विश्वविद्यालय एशिया भर के छात्रों से भरे रहते थे, जहाँ का आर्थिक ढांचा भी अनोखा था। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बैंक थे जो व्यापारियों को ऋण देते, और मुनाफे से विद्यालय, अस्पताल और धर्मशालाएं चलती। यही था भारत का धार्मिक अर्थशास्त्र, जहां लक्ष्मी का अर्थ संचय नहीं, सृजन था। और इसी सृजन ने भारत को बनाया दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यता। हर सभ्यता का सूरज एक दिन ढलता है, और भारत का ढलना शुरू हुआ 11वीं सदी के आसपास। सोनाली अर्थव्यवस्था पर पहली चोट आई उत्तर से। तुर्किक आक्रमणों ने सिर्फ सेनाएं नहीं हराईं, उन्होंने एक व्यवस्था को तोड़ा, वो आर्थिक, धार्मिक और शैक्षणिक ढांचा जो भारत की आत्मा था। सोमनाथ की लूट सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं थी, वो भारत की बैंकिंग प्रणाली पर प्रहार था। जहां कभी मंदिर व्यापारी और कारीगरों को ऋण देते थे, वो अब राख में बदलने लगे। नालंदा, जो कभी एशिया का ऑक्सफोर्ड था, उसकी पुस्तकों को जलाकर भस्म कर दिया गया। कहा जाता है वो पुस्तकालय 3 महीने तक चलता रहा। राज्य राज्य में बटी सत्ता, आपसी मतभेद और घर का भेदी, इन्हीं ने मिलकर इस भूमि को भीतर से खोखला कर दिया। भारी दुश्मन सीमाओं पर थे, पर असली हार भीतर से आई। फिर भी भारत पूरी तरह टूटा नहीं। उसकी समृद्धि, उसकी मिट्टी की उर्वरता, उसकी कला और वाणिज्य कौशल अभी भी जीवित थे। पर अब वो केंद्र नहीं, किनारा बन चुका था। 12वीं से 15वीं सदी तक भारत का वैश्विक जीडीपी हिस्सा घटकर 28% से 24% के बीच आ गया। धीरे धीरे वो चमक
जिसने दुनिया को चकाचौंध किया था, धुंधली पड़ने लगी। कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश अब अपने ही टूटे पंखों से उड़ने की कोशिश कर रहा था। अब शुरुआत होती है असली कोलैप्स की। 17वीं सदी की शुरुआत थी। यूरोप के जहाज भारत के तटों पर उतरने लगे, पहले पुर्तगाली, फिर डच और आखिर में ब्रिटिश। शुरुआत व्यापार से हुई थी। मसाले, रेशम, नील और कपास के बदले चांदी के सिक्के। पर धीरे धीरे ये सौदे एक तरफा होने लगे। सामान भारत से जाता रहा और सत्ता भारत से खिसकती रही। यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई और भारत की समृद्धि उनका कच्चा माल बन गई। भारत के खेतों से अनाज निकला, पर भूख यहाँ मरी। कारीगरों से हुनर छीना गया और उनके करघे चुप हो गए। कपास वही था, पर अब उसका कपड़ा मैनचेस्टर में बुना जाता था। लेकिन इससे पहले कि अंग्रेज़ों की लूट पूरी गति पकड़ती, दुनिया ने एक और दृश्य देखा, दिल्ली का नरक। साल 1739 मुगल साम्राज्य बिखर रहा था और उसी टूटन में उत्तर से आया नादिर शाह, फारस का नहीं, भारत के इतिहास का सबसे निर्दयी लुटेरा। निहत्थे लोगों का कत्लेआम किया गया और सोने चांदी की ऐसी लूट कि सदियों का वैभव एक रात में उजड़ गया। कहा जाता है 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12000 घोड़े लगे थे उस माल को ढोने में। उसमें था मोर सिंहासन, कोहिनूर और अनगिनत निर्दोषों की चीखें। इतना सब जाने के बाद भी भारत गरीब नहीं था, बस बेबस था। क्योंकि जिस देश के पास धन था, वो अब अपनी रक्षा के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो चुका था। नादिर शाह के बाद भारत का दरवाज़ा खुल चुका था, पहले लुटेरों के लिए, फिर औपनिवेशक साम्राज्यों के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, व्यापारी बनकर हुकूमत लेकर गई और शुरू हुआ वो अध्याय जिसे इतिहास आर्थिक दास्ता कहता है। कृषि पर कर बढ़ाकर 50% तक ले जाया गया। ब्रिटिश माल पर टैक्स घटे, भारतीय निर्यात पर बढ़े। भारतीय कपड़ा उद्योग, जिसने रोम, अरब और चीन को मोहित किया था, पूरी तरह तबाह कर दिया गया। मेड इन इंडिया का अर्थ अब दर्द बन चुका था। अंग्रेज़ों ने यहाँ रेलें बिछाई, पर वो देश के विकास के लिए नहीं, लूट के तेज परिवहन के लिए थी। 1857 की क्रांति के बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया और अगले 100 वर्षों में भारत का वैश्विक जीडीपी हिस्सा 25% से गिरकर 3% रह गया। फेमिन्स आए, लाखों लोग मरे, फिर भी किताबों में लिखा गया, द ज्वेल इन द क्राउन। हाँ, भारत अब भी जवाहर था, पर किसी और के मुकुट का। ईस्ट इंडिया कंपनी से 1947 से छुटकारा तो मिला, लेकिन वापस अपनी इकोनॉमी पीक पर आने का मनोबल नहीं मिल पाया। विदेशी हुकूमत तो चली गई, लेकिन उनके बनाए ढांचे, कर, नियंत्रण और अविश्वास सब यहीं रह गए। स्वतंत्र भारत ने एक नई राह चुनी, समाजवाद। इरादा अच्छा था, समानता का, पुनर्निर्माण का, पर रास्ता गलत चुना गया। लाइसेंस राज, नियंत्रण और 97% तक का टैक्स रेट। व्यापारी बनने का मतलब अपराधी बनना था। जब टाटा ने कहा कि वो भारत में निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पंडित नेहरू ने जवाब दिया, प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। लक्ष्मी की पूजा करने वाला देश अब लाभ को गुनाह कहने लगा। परिणाम वही हुआ जो होना था। दुनिया आगे बढ़ी और भारत वहीं अटका रहा। 1960 के दशक तक भारत की जीडीपी हिस्सेदारी 5% से घटकर 3.2% रह गई। इतनी कम जितनी कभी इतिहास में नहीं थी। और फिर आया 1991, विदेशी मुद्रा खत। देश दिवालियेपन के कगार पर। भारत को अपना 21,000 किलो सोना स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन भेजना पड़ा ताकि कुछ अरब डॉलर का कर्ज मिल सके। शायद वो हमारी सबसे काली रात थी, पर याद रखिए, सबसे गहरा अंधेरा भी उषा से ठीक पहले आता है। उसी संकट ने भारत को झकझोर कर रख दिया।
आर्थिक उदारीकरण हुआ, बाजार खुले, व्यापारियों को आज़ादी मिली और 97% टैक्स रेट घटकर सामान्य स्तर पर आ गया। 3 दशक बीते और आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, हर क्षेत्र में फिर से ऊर्जा है। हम अभी वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ कभी थे, पर अब वहाँ पहुँचने की उम्मीद असली लगने लगी है। कहते हैं दिवाली सिर्फ त्योहार नहीं, एक प्रतीक है अंधेरे से उजाले की यात्रा का। 1000 साल पहले भी भारत रोशन था, ज्ञान से, वाणिज्य से, आत्मविश्वास से। फिर अंधेरा आया, आक्रमणों का, लूट का, गलत नीतियों का, पर दिया बुझा नहीं, बस हवा तेज थी। आज जब 2025 में भारत दिवाली मना रहा है, 12 लाख करोड़ की रौनक में वो दिया फिर से तेज जल रहा है। सोने की चिड़िया अभी पूरी तरह नहीं लौटी, पर उसके पर फिर से फड़फड़ाने जरूर लगे हैं, और शायद इस बार वो उड़ान और भी ऊंची भरे।